आगे का पढ़ेंगे। इटली के एकीकरण में अपन पढ़ रहे थे, आधा पढ़ लिया था कि देखो नियमित सैनिकों के अलावा जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। तो नियमित जो सैनिकों के अलावा भी यानी इसमें नेतृत्व कर रहे थे जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र यानी हथियार लेकर के, सशस्त्र स्वयंसेवक का मतलब क्या है, वो हथियार लेकर के इस युद्ध में हिस्सा लिया था। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जूसेपी गैरिबाल्डी। अब देखो 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। ये जो स्वयंसेवक जो शस्त्र लेकर गैरिबाल्डी के नेतृत्व में 1860 में दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। और स्पेन, ये क्या लिखा है एक बार, ये देखो, और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। तो ये स्पेनी शासकों को हटाने के लिए क्या है, स्थानीय किसानों ने उनका समर्थन मिल गया था, उन्होंने समर्थन दे दिया था। अब देखो 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। 1800, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत ही, यानी 1861 में इमैनुअल द्वितीय को यहाँ पर एकीकृत इटली का क्या बना दिया, राजा बना दिया था। मगर इटली अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, तो लोग यहाँ पर अनपढ़ थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। क्योंकि निरक्षरता थी, अनपढ़ थे, इसलिए यहाँ उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनजान थे, वो नहीं जानते नहीं थे कि राष्ट्रवादी क्या है। अब देखो दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, तो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में देखो यहाँ पर दक्षिण इटली ने यहाँ उनको साथ दिया था। देखो दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे इटालिया क्या है। और वे मानते थे कि यानी लाटालिया विक्टर एमुनल की पत्नी थी। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमुनल की पत्नी थी, तो वो इस तरह वो नहीं समझ पा रहे थे। अब देखो आगे है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब अपन ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो इटली का अपन एकीकरण पूरी तरह से अपन ने पढ़ लिया। अब ब्रिटेन की क्या स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र और राष्ट्र राज्य, यानी कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम है। देखो और अगर इटली की है, जर्मनी की बात है, वहां पर क्रांति हुई थी, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ ब्रिटेन में कुछ नहीं हुआ था, इतना उथल पुथल या कोई भारी क्रांति नहीं हुई थी। ये एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का कोई परिणाम है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ अन्य देशों में जिस तरह क्रांतियाँ हुई है उस तरह यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। ये देखो नक्शा दे रखा है यूरोप का, छोटे छोटे जो राष्ट्र है। देखो इधर स्विट्जरलैंड है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, परमा मोडेना है, टस्कनी है, सान मेरिनो है, पेपल राज्य है, सेवोई सोडनिया है, मोनाको है। तो ये इधर दीवड़ा है आपका, दोनों सिसिलियों का देखो राजतंत्र है। ये है एकीकरण के पूर्व इटली का राज्य 1858 का है ना। तो काफ़ी ये बिखरा हुआ पड़ा था ऐसा। यानी एकीकरण का पहले, एकीकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्र को एक जगह करना। तो इस तरह ये इटली के एकीकरण का पहले का राज्य 1858 के पहले। इधर देखो ये दे रखा है एकीकरण के बाद इटली, यानी 1858 का बाद का देखो ये आप देख सकते हो। ऊपर देखो स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, यानी एकीकरण के बाद की स्थिति ये है इटली की। और आप इसमें किताब में अच्छी तरह
देख लेना। अब देखो यहाँ पर कुछ नया शब्द है, पहले वो देख लीजिए कि नरजातीय। नरजातीय का मतलब क्या होता है? एक साझा नस्ली, जनजातीय या जो क्या है सांस्कृतिक उद्भव अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। यानी नरजाति हुआ एक साझा नस्ल, यानी एक ही नस्ल के लोग हो, है ना, और उनकी संस्कृति भी क्या हो, एक ही हो, और एक ही पृष्ठभूमि से सभी आते हो, या अपन कह सकते हैं एक ही समुदाय हो, जो यानी संस्कृति से दृष्टि या एक नस्ल की हो, तो उसे नरजातीय कह सकते हैं। इधर देखिए भाई कि 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था। तो 18वीं सदी के पहले क्या था? ब्रितानी राष्ट्र था ये। नहीं, एक बात है कि 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं था। तो 18वीं सदी से पहले कोई ब्रितानी राष्ट्र नहीं था, और ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान नरजातीयता थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं था। इनमें इस द्वीप समूह में रहने वाले अलग द्वीप समूह होते हैं, जिस द्वीप किसे कहते हैं? जिसकी चारों ओर पानी हो। तो इन द्वीपों में रहते थे, देखो अंग्रेज भी रहते थे, वेल्स के लोग भी रहते थे, स्कॉट या आयरिश लोग भी अलग अलग द्वीपों में निवास करते थे। तो उनके लगभग नरजातीय थे, वो एक ही यानी समान थे समुदाय से, उनकी संस्कृति भी एक जैसी थी, भाषा, पहनावा, यानी एक ही समुदाय के वो लोग नरजातीय थे, अलग अलग द्वीपों में ये बसे हुए थे। इन सभी जातीय समूह की अपनी देखो अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। यानी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, इन सभी के अलग अलग द्वीपों में बसे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, तो आंग्ल यानी अंग्रेज है वो काफ़ी यहाँ आगे निकल गए थे, धन दौलत में, अहमियत में, सत्ता में यहाँ वृद्धि हुई। वे द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। तो द्वीप समूह के अन्य जो द्वीप थे ना, उन पर उन्होंने अंग्रेजों ने प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। तो काफ़ी एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने यानी अंग्रेजी संसद ने क्या है 1688 में राजतंत्र से ये ताकत छीन ली थी, क्योंकि पहले राजा शासन चलाता था, बाद में ये अधिकार संसद ने ले दिया था 1688 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, यानी एक राष्ट्र राज्य का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। यानी यहाँ केंद्र बिंदु इंग्लैंड को बनाया था, अपन पीछे पढ़ लिया था ये। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन ये 1707 में बनाया था, जिसने देखो यहाँ नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ये याद रखना आपको। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। तो इस एक्ट के तहत उन्होंने स्कॉटलैंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। देखिए अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अधिकार जमा लिया था स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड ने। आगे देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों को दबदबा रहा, यानी जो अंग्रेज है उनका दबदबा ज़्यादा रहा था। और एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया था। तो स्कॉटलैंड पर इन अंग्रेजों ने क्या है अधिकार जमा लिया था, संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसको दबा दिया गया था।
यानी कह सकते हैं उसकी स्वतंत्रता को दबा दिया गया था अंग्रेजों ने। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथलिक, यानी स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी था जिन कैथलिक कुल्लू ने जब भी अपनी आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। यानी जब जब स्कॉटिश है जो यानी पोलैंड के निवासी थे ना, उन्होंने जब जब भी जिन कैथलिक कुल्लू ने जब भी अपनी आज़ादी का व्यक्त किया तो उन्हें अंग्रेजों ने उसका दमन कर दिया गया था, उसको दबा दिया गया था। यानी स्कॉटिश पोलैंड के निवासी थे उनको भी दबा दिया गया था। अब देखो स्कॉटिश पोलैंड के देखो कि स्कॉटिश होलैंड्स के लोगों ने अपनी गैलिक भाषा बोलने, अपने राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। अब ये भी देखो अंग्रेजों ने यहाँ उसकी दबा दी गई कि वो अपनी यानी जो गैलिक भाषा बोलने अपनी राष्ट्र पोशाक पहनने से मनाई थी कि कोई भी स्कॉटिश होलैंड्स के निवासी है वो अपनी गैलिक भाषा नहीं बोल सकता है और नहीं राष्ट्रीय पोशाक पहन सकता है। ये अंग्रेजों ने इनको दबा दिया गया था। इनमें से बहुत सारे लोगों की अपनी वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया था, यानी देश छोड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। अब देखो आयरलैंड का भी कुछ हिस्सा ही यानी सेवा, यानी आयरलैंड का कुछ यहाँ पर बात करें तो उनका भी यह नुकसान हुआ है कि वे देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों के घेरे में बंटा हुआ था। यानी आयरलैंड है यानी कैथलिक और इसकी जगह कैथोलिक भी कई जगह नाम मिलता है ना, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बंटा, दोनों ये दो धर्मों में बंटे हुए थे, एक तो कैथलिक एक प्रोटेस्टेंट। कहाँ पर? आयरलैंड में। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अंग्रेजों ने क्या किया, आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक, यानी बहुसंख्यक मतलब अधिक कैथलिक देश पर, यानी बहुसंख्यक जो कैथोलिक देश था उस पर प्रोटेस्टेंट धर्म ने प्रभाव जमाने की कोशिश की थी। अब देखो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथलिक विद्रोह को आगे देखिए। तो देखो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध, एक मिनट, कि ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया था। यहाँ पर कैथलिकों ने विद्रोह किया फिर भी उसको कुचल दिया था। वॉलपटॉन उसकी यूनाइटेड यानी आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था। तो उन्होंने भी 1801 में, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया, ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। देखो स्कॉटलैंड है पहली, फिर देखो आयरलैंड को भी यहाँ ये अंग्रेज है बलपूर्वक रूप से वो अपने इस यानी ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित कर देता है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था 1801 में। विद्रोह को दबा दिया था उन्होंने। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया था, तो नए राष्ट्र बन गया था ये 1801 में, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति यानी देखो ये एक बार कि जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया, यानी अंग्रेज अपनी संस्कृति का प्रचार किया, आंग्ल अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रसार किया था। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों और ब्रितानी झंडा यानी यूनियन जैक, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर नया प्रतीक चिन्ह ब्रितानी झंडा और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब पढ़वा दिया। तो अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाया और यहाँ पर नए प्रतीक चिन्ह अपनाया और ब्रितानी झंडा स्थापित कर दिया और राष्ट्रगान को खूब पढ़ाया गया यहाँ पर, और पुराने राष्ट्र संघ में महातत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। अब देखो यहाँ पर पुराने राष्ट्र संघ में महातत सहयोगी के रूप में ही रह गया था, बाकी सहयोगी के रूप में रह गया था।
अपना यूनाइटेड किंगडम है वो स्थापित कर लिया 1801 में। किसने? ब्रिटेन ने। अब देखो आगे अपने बात करेंगे, देखो 2 पेज हो गए ना ये। अब देखो एक यहाँ एक चित्र दे रखा है, ये यहाँ पर ये चित्र देखो, ये जूता पहना रहा है ऐसा लग रहा है ना कि गैरिबोल्डी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर एमुनल सेकंड इटली नामक बूट जूता पहनाने का मदद करते हुए 1859 में अंग्रेजी एक व्यंग्य चित्रकार का ये उसने चित्र लिया है कि विक्टर राजा था, विक्टर एमुनल को क्या है, इटली नामक बूट यानी जूता पहनाने की मदद कर रहा है इस राजा को। तो देखिए आप इस तरह अपने ये अगला भाग अपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।